नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और वक्त हो चला है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके बीच। तो चलिए जानते हैं आज शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें अब आ रही हैं आपके स्क्रीन पर, जिसकी शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को दिए करारे जवाब से। आज राजस्थान यानी कि मरुधरा की भूमि बीकानेर में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वो सुनने लायक है। वो बयान सुनाएंगे आपको। और आज 105 अमृत भारत स्टेशनों का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तमाम स्टेशन को दी। उसमें गौर करने वाली बात, खास बात यह है कि इनमें वो रेलवे स्टेशन शामिल हैं या लंबे समय से डिमांड चल रही थी विकास कार्यों की, उनको अपडेट किया जाए, उनको मॉडर्न किया जाए। यानी कि इसमें बहुत बड़े रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है, इसे समझना होगा। तो ये एक बड़ी सौगात के तौर पर भी है, क्योंकि जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण हुआ और उन्हें बड़े रेलवे स्टेशनों के तर्ज पर पूरी तरह से डेवलप किया गया है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक सियासी खबर से जुड़ी हुई। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विजय शाह, जो कि राजवाड़ा कैबिनेट में हिस्सा नहीं बने थे, अब वो मंत्री पद पर तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी अनुशंसा पर कोई कार्य नहीं हो रहा। सत्ता संगठन ने भी विजय शाह से दूरी बना ली है। सत्ता संगठन के बयान विजय शाह को लेकर जिस प्रकार से आए थे और ये कहा गया था कि हम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हैं। बहरहाल विपक्ष की ओर से भी बयानबाजी आई है इस मसले को लेकर, ये आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता छात्रों के पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में शामिल करने की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के 2 विधायक भगवान दास सवनानी और रामेश्वर शर्मा ने इसको लेकर बयान दिया है, ये भी आपको सुनवाएंगे। और ये अंतिम तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे वीर जवानों के जश्न की तस्वीर, इसलिए हमने लिखा ये जश्न जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 4 जिलों की टीम कार्य कर रही थी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर, और बीते दिनों जिस प्रकार से 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली को ध्वस्त कर दिया गया, मार दिया गया, 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। उसके बाद जब हेलीकॉप्टर आने वाले थे यहां से शवों को ले जाने के लिए, उससे पहले सारे जवान यहां पर इकट्ठा थे, एकजुट थे, और उन्होंने कुछ इस तरह से बीते दिनों की सफलता का जश्न मनाया। तो यह है शाम 5 बजे की 5 बड़ी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और आज देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जवानों का बखूबी बखान किया, साथ ही साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 22 तारीख का बदला हमारी सेना ने महज 22 मिनट में लिया। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आज
अमृत भारत योजना के तहत भारत को 105 रेलवे स्टेशन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और यह बड़ी सौगात में मध्य प्रदेश भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और ये वे रेलवे स्टेशन हैं जो कि रेलवे स्टेशन के अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे जिसमें बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं उसमें शामिल नहीं थे। लंबे समय से डिमांड ये हो रही थी कि इन रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो। अब ये पूरी तरह से आपको मॉडर्न रेलवे स्टेशन नजर आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल बस्तर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी सौगात देशवासियों को आज प्रदान की है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को सौगात मिली है। अमृत भारत योजना के तहत 105 रेलवे स्टेशनों की सौगात मिली है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। और एक 26,000 करोड़ की ये जो परियोजना थी, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो लंबे समय से डिमांड भी थी कि इसका लोकार्पण हो। छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और वाकई में जिस प्रकार से अब इन रेलवे स्टेशंस की सूरत बदल गई है, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 साल में अभूतपूर्व कार्य चल रहा है। और हमारे 2 सहयोगी भोपाल और रायपुर से जुड़ चुके हैं। भोपाल से रंजन और रायपुर से शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रंजन, आपका रुख करेंगे। 6 रेलवे स्टेशन की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। एक बड़ी सौगात है, क्योंकि अब इन रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से, जैसे हम रानी कमलापति, भोपाल, इंदौर देखते हैं, जबलपुर देखते हैं, बिल्कुल वैसा मॉडर्न स्टेशन अब नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के स्टेशनों को सौगात दी है, जिसमें कि
मध्य प्रदेश के 6 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर अब जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। खास करके अगर हम बात करें तो इन स्टेशनों में मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने का भी प्रयास किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है उसको हम देखते हैं अलग अलग माध्यमों से दर्शाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो मध्य प्रदेश की संस्कृति को समझ सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों पर मध्य प्रदेश की जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो दर्शाई जाएगी। साथ ही साथ अति आधुनिक सुविधाओं के साथ ये रेलवे स्टेशन अब डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो यात्रियों को बैठने से लेकर के उनके आराम करने तक की सुविधा हो, इसके अलावा यात्रियों के लिए खान पान की सुविधा हो, तमाम सारी जो डिजिटल सुविधाएं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डिजिटल भारत बन रहा है, ऐसे में टिकट भी डिजिटल रूप से अब लोग प्राप्त कर सकते हैं। लंबे लाइन में लग करके उनको टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कोचेज होते हैं, अलग अलग पॉड सिस्टम भी जो है अब कई सारे स्टेशनों पर शुरू किया गया है, जहां सस्ते से सस्ते रेट में अब यात्री भी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल के स्टेशन डेवलप किए गए, अगर बात करें रानी कमलापति के या फिर अन्य जो स्टेशन लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से अमृत भारत योजना के तहत ये 6 स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, जिसमें कि नर्मदापुरम का स्टेशन है, ओरछा का है, श्रीधाम है। ऐसे 6 स्टेशन है जहां पर अब लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि अति आधुनिक सुविधाओं के साथ लोगों को यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, यानी तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को आसानी के साथ मिल सकेगी। और इसी के तहत अब मध्य प्रदेश को 6 स्टेशनों की सौगात भी मिली है और इसके साथ हम कह सकते हैं इनका जीर्णोद्धार भी होगा और इसके लिए करोड़ों की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति भी कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रंजन बने रहेगा हमारे साथ। रायपुर का रुख करते शिवम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, आज छत्तीसगढ़ को 5 रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है, जिसमें बस्तर क्षेत्र का रेलवे स्टेशन भी शामिल है, तो रायपुर क्षेत्र से एक रेलवे स्टेशन शामिल है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए देश भर में आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 स्टेशनों का पुनर्विकसित किया गया है। उसका लोकार्पण आज पीएम मोदी ने वर्चुअली किया है और इसमें छत्तीसगढ़ के भी 5 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें उरकुरा है जो कि रायपुर जिले में आता है, इसके साथ साथ भानु प्रतापपुर है, इसके बाद भिलाई है, डोंगरगढ़ है और ऐसे 5 स्टेशन हैं जो कि लगातार जो लंबे समय से इनकी मांग जो चल रही थी उन्हें पुनर्विकसित किया गया और एक हाईटेक तरीके से एक नए युग के स्टेशन के रूप में नए सुविधाओं से लैस स्टेशंस का शुभारंभ आज हो चुका है। और ऐसे ही पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो 1337 स्टेशनों का ऐसे ही पुनर्विकसित करने का उन्हें जो है प्लान चल रहा है, काम चल रहा है इस योजना के तहत। आज जब पीएम मोदी इस योजना से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका लोकार्पण कर रहे थे तो वहाँ पे जो सुविधाएं दिखाई जा रही थी जो कि हाईटेक स्टेशनों में हैं, वो आने वाले फ्यूचर को दर्शाती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर बात की जाए एयर कंडीशनिंग रूम है, वेटिंग हॉल है, इसके साथ साथ एलिवेटर्स लगे हैं, जो भी नई सुविधाएं आज के स्टेशन में होनी चाहिए और नए युग के तहत जो योजना के तहत जो स्टेशन होने चाहिए वो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि दिखाई दी है। लेकिन सबसे खास बात ये भी है कि इन स्टेशनों में परंपरा को भी दिखाने का, संस्कृति को भी दिखाने का एक नया सिस्टम जो है वो लागू किया गया है योजना के तहत। नए स्वरूप में जब स्टेशनों को ढाला जा रहा है तो उसमें परंपरा और संस्कृति को भी दर्शाने का खास पहल की जा रही है और यही कारण है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन हैं वो पुनर्विकसित होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भानु प्रतापपुर जैसी जगह में जो कि बस्तर इलाके में आता है, वहाँ पे एक स्टेशन का पुनर्विकसित होना कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दर्शाता है कि जो रेल कनेक्टिविटी है आने वाले समय में वो बस्तर में किस तरीके से, किस तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। रंजन और शिवम, हम समझ सकते हैं कि जो सेकंड डिवीज़न में रेलवे स्टेशन शामिल होते थे, जहां पर बड़ी संख्या में जनता आना जाना करती थी, उनको डेवलप करने के लिए योजना बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब डिमांड ये हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर को, सेना के पराक्रम को, उनके शौर्य को सिलेबस में शामिल किया जाए, यानी कि जो छात्र हैं वो पाठ्यक्रम में ये सिलेबस भी पढ़ें। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी और रामेश्वर शर्मा ने इसे लेकर मांग की है। क्या कुछ बयान में कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। मुझे लगता है ये इतना अच्छा कार्य हुआ है
और देश की सेनाओं पर हम सबको गर्व है। और उन्हें जो पराक्रम और शौर्य के साथ दुश्मन को, और दुश्मन जो पनाह देता रहा आतंकवादियों को, उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम जो हुआ है, हमारी इस पीढ़ी को भी, आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ना चाहिए। और ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है तो वास्तव में स्वागत योग्य है। वास्तव में हमको ऐसी चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो सेनाएं हो, किस पराक्रम के साथ अपने देश की सीमाओं की न केवल रक्षा करती, देश के वैभव को बढ़ाने का काम भी हमारी सेनाएं करती हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, ऑपरेशन सिंदूर को छात्रों को पढ़ाया जाए, बीजेपी के विधायक डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इसे सिलेबस में शामिल कीजिए। जबल को देखिए तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 से अधिक ठिकानों को, जो कि आतंकवादी जहां पर रहते थे, पूरा एक जो गिरोह काम करता था जहां से, उसको ध्वस्त करने का काम जो भारतीय सेना ने किया, उसके बाद से लगातार भारतीय सेना की प्रशंसा हो रही है। और इसके अलावा जो पिछले युद्ध भारतीय सेना ने जीते हैं, चाहे वो 1965 का हो या फिर चीन के साथ जो विवाद हुए थे, उसमें भारतीय सेना ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाया था, उसको अब पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी उठ गई है। और कोई और मांग नहीं कर रहा, विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही मांग की जा रही है। बीजेपी के ही 2 विधायक हैं, एक तो रामेश्वर शर्मा जो कि भोपाल से ही आते हैं, दूसरे भी भोपाल के ही विधायक हैं, और साथ ही साथ संगठन में भी महामंत्री हैं भगवान दास समनानी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से ये मांग करेंगे कि जल्द ही जो पाठ्यक्रम, जो नए सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं, उसमें सेना के पराक्रम को बताने का प्रयास किया जाए, ताकि जो आने वाले भविष्य हैं, जो कि सेना में आना चाहते हैं या भारतीय सेना के अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वो भारतीय सेना के बारे में जान सके, समझ सके, ताकि जो एक छवि है वो बेहतर छात्रों तक पहुंच सके भारतीय सेना की। और यही कारण है कि ये मांग भी कर रहे हैं कि भारतीय सेना के बारे में लोग जान सके, खास करके जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो शौर्य और पराक्रम को समझ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो नए सिलेबस बनाए जाएंगे उसमें इनके पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो हमारे भारतीय सेना के बारे में समझ सके। चलिए, यही वजह है कि दोनों विधायक डिमांड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है। बने रहिएगा रंजन हमारे साथ। एक और सियासी खबर पर आपका रुख कर रहे हैं और ये खबर जुड़ी हुई है मंत्री विजय शाह से। अभी हालिया राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें कई विकास कार्यों पर हरी झंडी लगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विजय शाह इस बैठक में तो शामिल नहीं हुए, उस पर पहले ही चर्चा हो रही थी। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि विजय शाह मंत्री पद पर कब तक रहेंगे, उनकी अनुशंसा पर क्या कार्य नहीं हो रहा है, क्या सत्ता संगठन ने विजय शाह से दूरी बना ली है, क्योंकि जो बयान विजय शाह ने दिया था उस पर आला कमान भी नाराज है। इसी को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई थी और अभी विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल खड़े किए। आपको मंत्री विजय शाह पर वीडी शर्मा का बीते दिनों दिया हुआ बयान और अभी उमंग सिंघार क्या कह रहे हैं इस विषय पर, ये दोनों बयान आपको सिलसिलेवार सुना देते हैं। देखिए कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं रहता। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया, तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है, एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, चूंकि अब ये जुडिक्शन में इशू है इसलिए इसमें अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए इसके बारे में
जो निर्णय आएगा उस पर सरकार बेहतर अपना पालन करेगी। स्वाभाविक है, जो अधिकारी उसमें नियुक्त किए गए कहीं ना कहीं विजय शाह से जुड़े हुए सब खरगोन में एसपी रहे हैं। मैंने उसमें स्पष्ट कहा, चाहे दोनों के बारे में कहा। तो क्या इस एसआईटी की चुनने के लिए क्या विजय शाह को अधिकार दिए थे मुख्यमंत्री जी? ये स्पष्ट करें। और खुलेआम आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं समझता हूं कि इस पर स्पष्ट होना चाहिए कि जिसने एसआईटी बनाई है वो विजय शाह को बंद कमरे में बिठा के एसआईटी का गठन किया। इससे न्याय नहीं मिलेगा। ना सेना का अपमान जो किया है विजय शाह ने, ना उसका न्याय मिलेगा, ना महिला के अपमान का न्याय मिलेगा। और हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रंजन, बयान विपक्ष की ओर से भी आ रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से भी बयान सामने आए हैं, लेकिन सस्पेंस तो बरकरार है फिलहाल। जी बिल्कुल विवेक, देखिए तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन का निर्देश दिया। उसके बाद एसआईटी ने काम करना भी शुरू कर दिया है और लगातार जो बयान विजय शर्मा की तरफ से दिए गए थे उसके बारे में अब पता करने की कोशिश की जा रही है किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया था। और 3 आईपीएस अधिकारी जो शामिल किए गए हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करने जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो एफआईआर दर्ज किए जाने चाहिए वो गैर जमानती दर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि एक गंभीर बयान उन्होंने दिया है। सेना के साथ इस तरीके का बयान कबूलनामा नहीं किया जा सकता और यही कारण है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन एसआईटी के जांच पर ही मामला न्यायालय में है। लेकिन ये सियासी बयानबाजियां तो इसी तरह से जारी रहेंगी रंजन, इसे अभी क्रमशः रोका तो नहीं जा सकता है क्योंकि मामला है ही इतना पेचीदा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, शुक्रिया। और चलिए आज की अंतिम तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीते दिनों जिस प्रकार से जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया था और आज जवान जब एक साथ एकजुट होकर एक जगह पर मौजूद थे तो कैसी तस्वीरें सामने आती हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। इन तस्वीरों को आप भी देखिए, इसलिए हमने कहा कि ये जश्न जरूरी है। जिस जगह पर 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था वहां पर हमारे ये जवान हैं, वहां पर ये जो बड़ी संख्या में हमारे जवान हैं। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो मृत नक्सलियों के शव की है। 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली मारा जाता है। वो इनामी नक्सली मारा जाता है जिस पर सीआरपीएफ, जिस पर अन्य राज्यों की पुलिस ने भी इनाम घोषित किया हो, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हो। और वाकई में नक्सलवाद के अंत को, नक्सलवाद के खात्मे को आज की पीढ़ी स्क्रीन के जरिए देख रही है। ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है क्योंकि 2000 के दशक में, यानी कि 2000 से लेकर 2010 इवन 2015 तक भी आप आते तो नक्सलवाद अपने बिल्कुल चरम पर था। बड़ी बड़ी नक्सल घटनाएं छत्तीसगढ़ की आम हेडलाइंस बन चुकी थी। और लेकिन 2024-2025 को हमेशा याद किया जाएगा नक्सलवाद के खात्मे के लिए, और ये तस्वीरें उसी नक्सलवाद के खात्मे को बयां करती हैं। तो फिलहाल के लिए 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए BS TV। नमस्कार।